दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री में आधुनिक भारत से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और अगर आप पहले से इनमें से जितने भी प्रश्नों के आंसर जानते हैं आपका टेस्ट हो जाएगा और साथ ही आपको 100% इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है। तो अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप यकीन मानना आपको एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी? तो अंग्रेजों से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति थी वो थी ग्रामीण। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों से पूर्व भारत का प्रमुख व्यवसाय क्या था? यानी जब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे तो उससे पहले भारत का व्यवसाय क्या था? तो उससे पहले भारत का मुख्य व्यवसाय था कृषि। नेक्स्ट है, अंग्रेजों को स्थायी रूप से सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने की आज्ञा किसने प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने स्थायी रूप से अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो स्थापित की थी वो सूरत में स्थापित की थी। और ये जो आज्ञा प्रदान की थी ये किसने प्रदान की थी? तो मुगल शासक जहांगीर ने। अंग्रेजों को सूरत में जहांगीर ने कोठी स्थापित करने की आज्ञा कब प्रदान की थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1613 में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों को जहांगीर ने 1613 में कोठी स्थापित करने की आज्ञा कहाँ प्रदान की थी? तो अंग्रेजों को जहांगीर ने 1613 में कोठी स्थापित करने की जो आज्ञा प्रदान की थी वो की थी सूरत में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में किस वर्ग की निर्णायक भूमिका रही थी? तो आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में जो निर्णायक भूमिका रही है वो रही है बुद्धिजीवी वर्ग की। भारत को पर्याप्त सीमा तक आधुनिक राष्ट्र के रूप में किसने विकसित किया? तो भारत को पर्याप्त सीमा तक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित किया है बुद्धिजीवी वर्ग ने ही। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन का प्रादुर्भाव किस सदी में हुआ? तो धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो किस सदी में हुआ है? तो ये हुआ है 19वीं सदी में। नेक्स्ट है, किस वर्ष के पश्चात ईसाई पादरियों का भारत में बृहद पैमाने पर आगमन हुआ? तो वह वर्ष जिसके बाद भारत में ईसाई पादरियों का सबसे ज्यादा आगमन हुआ था तो वह वर्ष है 1813। 19वीं शताब्दी को धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन प्रारंभ में किस भाषा का विशिष्ट योगदान रहा? तो वह कौन सी भाषा थी? तो वह अंग्रेजी भाषा थी। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों जो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आधुनिक भारत के जितने भी चैप्टर हैं और उन चैप्टर में अगर एक चैप्टर में 100 प्रश्न बनने वाले हैं तो मैं 100 के 100 कराऊंगा, लेकिन एक क्लास में नहीं कराऊंगा। उसके लिए आपको सभी क्लासें अटेंड करनी होगी और टेस्ट के रूप में आपकी संपूर्ण हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कई किताबों का अध्ययन करके इन सभी प्रश्नों को छांटा है जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आधुनिक भारत का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, जिनका जन्म 1772 को हुगली यानी बंगाल में हुआ था। वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वेद समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी मद्रास में। मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। और मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी केसरी नायडू ने। केसरी नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब की थी? तो केसरी नायडू ने मद्रास में वेद समाज की जो स्थापना की थी वो की थी दोस्तों 1864 ईस्वी में।
किसके प्रयास से केसरी धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की थी? यानी एग्जाम में एक प्रश्न जितने प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है मैंने उतने ही प्रकार से दिया है। तो केसरी धरालू नायडू ने किसके प्रयास से मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी? तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो 12 फरवरी 1824 को हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था और इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। और गुजरात राज्य के किस जिले में हुआ था और किस ग्राम में हुआ था? तो गुजरात राज्य के राजकोट जिले के ग्राम टंकारा में स्वामी दयानंद का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि किसे माना जाता है? तो नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि जो माना जाता है वो स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो ये जो स्वामी विवेकानंद थे इनके गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 1 मई 1897 को जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी तो कहाँ की थी? तो कलकत्ता के बारानगर में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी स्मृति में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तो मैडम HP ब्लावत्स्की के द्वारा। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में। नेक्स्ट 1875 को मैडम ब्लावत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में। और ये जो मैडम ब्लावत्स्की थी ये किस देश की निवासी थी यानी किस देश की रहने वाली थी? तो ये रहने वाली थी दोस्तों रूस की। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। सर सैयद अहमद खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। सर सैयद अहमद खान का जन्म दिल्ली में हुआ था। सर सैयद अहमद खान का जन्म दिल्ली में कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1817 में। तो सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। बापू और राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी किस वर्ष राजनीति में शामिल हुए थे? तो महात्मा गांधी जी जो राजनीति में शामिल हुए थे वो 1919 में शामिल हुए थे। महात्मा गांधी किस वर्ष तक राजनीति में शामिल रहे थे? तो 1919 में तो गांधी जी राजनीति में शामिल हुए थे। और किस वर्ष तक शामिल रहे थे? तो 1942 तक। महात्मा गांधी किस माध्यम से भारतीय राजनीति में 1919 से 1942 तक छाए रहे थे? तो ये किस माध्यम से राजनीति में रहे थे? सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के साधन के माध्यम से।
वह कार्यकाल जिसे भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो वह कार्यकाल था 1919 से 1942 तक। वह कार्यकाल जो विशाल जन आंदोलन का युग रहा, तो वह कार्यकाल भी 1919 से 1942 तक था। और वह कार्यकाल जिसमें भारत की राष्ट्रीय क्रांति ने विजय पाई थी, तो वह कार्यकाल भी 1919 से 1942 तक था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस शताब्दी में नवीन राज्यों का सृजन हुआ? तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं सदी में नवीन राज्यों का सृजन हुआ। और ये नवीन राज्य कौन कौन से थे, तो ये भी हम पढ़ेंगे। दक्कन में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो दक्कन में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकरिच खान। निजामुल मुल्क किसे कहा जाता था? तो चिनकरिच खान को निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिखों के जो प्रथम गुरु थे दोस्तों वो थे गुरु नानक, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी जो कि पाकिस्तान में स्थित है वहां हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गुरु नानक। 1650 में किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार दिया था? तो 1650 में वह मुगल शासक कौन था जिसने अंग्रेजों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार दिया था बंगाल में? तो वह मुगल शासक था शाहजहां। सर्वप्रथम धन निष्कासन के सिद्धांत को किसने उजागर किया? तो धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी। और दोस्तों किस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को उजागर किया था? तो वह पुस्तक थी द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट, धन निष्कासन का तात्पर्य किस विधिक माध्यम से है? तो धन निष्कासन का तात्पर्य है भारत का धन ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल के भेजा जाना। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना कौन सी है? तो वो है 1857 का विद्रोह, जो कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश कंपनी को किन छोटे छोटे युद्धों का सामना करना पड़ा था? तो जैसे 1764 में तो बक्सर का युद्ध हुआ था, और 1806 को वेल्लोर मठ में सिपाही का विद्रोह हुआ था। ये छोटे छोटे विद्रोह थे जो 1857 की क्रांति से पहले भारतीयों द्वारा ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध हुए थे। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज किस आंदोलन से संबंधित था? तो सत्य शोधक समाज जो था ये निम्न जातीय आंदोलन से संबंधित आंदोलन था। निम्न जातीय आंदोलन से संबंधित प्रथम आंदोलन क्या था? तो वो था सत्य शोधक समाज। निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त कराने हेतु सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त कराने हेतु सत्य शोधक समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। गोविंदराव फुले किसका उपनाम था? तो गोविंदराव फुले के नाम से कौन जाने जाते थे? तो ज्योतिबा फुले गोविंदराव फुले के नाम से भी जाने जाते थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ हुई थी?
तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र के पुणे में। और ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने पुणे में की थी 1873 में। नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय अर्थात आदिवासी विद्रोह किस सदी में हुए थे? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह जो हुए थे वह 19वीं सदी में हुए थे। सबसे पहले जनजातियों को आदिवासी नाम से किसने संबोधित किया था? तो जनजातियों को आदिवासी के नाम से संबोधित किया था ठक्कर बापा ने। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध किसान आंदोलन किस सदी में हुए थे? तो दोस्तों ये भी 19वीं सदी में ही हुए थे। 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन की ज्यादातर मांगे क्या थी? तो 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन की ज्यादातर मांगे थी आर्थिक। नील विद्रोह किस आंदोलन से संबंधित था? तो नील विद्रोह एक किसान आंदोलन था, यह आपको याद रखना है। नील विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह का आरंभ हुआ था बंगाल में। बंगाल में नील विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह का आरंभ जो हुआ था वो 1859 को हुआ था। बंगाल में नील विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से। बंगाल में नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल में नील विद्रोह का नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोनों ने। कौन सा देश प्राचीन काल में विश्व भर में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था? तो वह देश जो प्राचीन काल में विश्व भर में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था तो भारत। मध्यकाल में भारत के कौन से केंद्र विश्व भर में विख्यात शिक्षा के केंद्र थे? तो जौनपुर और अजमेर दोनों। किसके अनुसार कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के अनुसार कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन थी। किसने कांग्रेस को याचना संस्था कहा था? तो कांग्रेस को याचना संस्था जो कहा था वो कहा था विपिन चंद्र पाल ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 को, जिसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत में ICS परीक्षा आयोजित कराने की मांग रखी गई थी? तो कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें ICS परीक्षा भारत में आयोजित कराने की मांग रखी गई थी तो वो था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, जो कि 1885 को मुंबई में हुआ था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आधुनिक भारत से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप नेक्स्ट क्लास को भी जरूर अटेंड करना। धन्यवाद।